अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एडवोकेट एजाज चुगताई, लॉ कंसल्टेंट फ्रॉम 43 मिजान रोड लाहौर। आज मैं अपने सब चाहने वालों के लिए वो केस लेकर के आया हूँ जो कि मेरी नज़र में इंतहाई अहमियत का हामिल है, बावजूद इसके कि 58(2)B कॉन्स्टिट्यूशन से हज़फ हो चुका, डिलीट हो चुका, ख़त्म हो चुका, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता रहा, उस हवाले से ये जजमेंट मैं आप सब अजीज़ दोस्तों के लिए लेकर के हाज़िर हूँ। इस जजमेंट का नाम है Pld1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388। ये 388 पेज से स्टार्ट होती है। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं इसका जो पेज नंबर है वो मेन कैप्शन में भी दे दूंगा। फिर बोल देता हूँ Pld1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388। और ये जजमेंट ख़त्म होती है पेज 822 पे जा कर के। इसका मतलब ये है कि टोटल इस जजमेंट की जो पेजेस हैं वो 434 हैं। और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एंड अनदर पिटिशनर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको लिखने वाले टोटल जजेस जो हैं वो 7 हैं। उन जजेस का नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सजाद अली शाह, चीफ जस्टिस सलीम अख्तर, फजल खान, ज़िया महमूद मिर्ज़ा, इरशाद हसन खान, राजा फरासियाब खान एंड मनव्वर अहमद मिर्ज़ा दीद एंड ऑनरेबल जजेस। ये CP नंबर 58 एंड 59 के तहत केस सामने आया और एतजाज़ एहसन साहब ने, फाजल कौंसल ने इसको प्लीट किया, फाइल किया और प्लीट किया इन फेवर ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इसमें जो तो एग्रीइंग जज थे वो सब थे, जो कॉन्ट्राडिक्शन करने वाले थे, जो डिसेंटिंग व्यू देने वाले थे, जो इख्तलाफी नोट देने वाले थे, उनका नाम है ज़िया महमूद मिर्ज़ा। यहाँ पे खूबसूरत बात हम ये करेंगे कि जो कंसर्न जजमेंट जिसका मैंने हवाला दिया है उसमें जो खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको मैं एज इट इज़ ही रिपीट करूँगा ताकि वो रोशनी और लाइट का काम कर सकें। 58(2)B को उन्होंने उसकी कार्रवाई को, प्रेसिडेंट को, लगारी साहब की कार्रवाई को, दी देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या किया, आर्टिकल 194 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज किया। और जो वर्डिंग यूज़ की उन्होंने, हवाला दिया गया कि किस तरह से आपने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बहाल किया था, और नवाज शरीफ की हुकूमत की बहाली के लिए उन्होंने जो हवाला दिया, जिसको आप भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो है Pld1993 सुप्रीम कोर्ट 473। और तीसरी जो जजमेंट जिसका बार बार इसमें हवाला दिया जाएगा, और मैं अपने पिछले दोनों शोज़ में उसका बाकायदा आपको हवाला देता आया हूँ, इसमें भी वही जजमेंट जो है उस पर रिलाइज किया जाएगा। उसका नाम है अल जिहाद ट्रस्ट Pld1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 324, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलहदा करने के रूल्स जो हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, वो बाकायदा ले डाउन कर दिए गए थे। अब फाजल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कैटेगरिकली ये लिखा कि द थ्योरी ऑफ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी as the only ground for dissolution of National Assembly having been rejected in the case of Mohammad Nawaz Sharif versus President of Pakistan Pld1993 Supreme Court 473 was no more in the field। उन्होंने कहा जी, जो हरकत और सकनात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके स्पाउस ने, आसिफ अली जरदारी ने और कैबिनेट ने किए हैं, उसकी वजह से देयर इज़ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के उस फैसले को, डिसोल्यूशन ऑफ द टोटल असेंबली के फैसले को बहाल और इंटैक्ट रखा। ये शो थोड़ा लंबा ज़रूर जाना चाहिए ताकि हक अदा हो सके फादर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को प्रॉपरली अप्रिशिएट किए जाने का। और उन्होंने ये लिखा कि ओनली इन अ ग्रेव सिचुएशन इन विच मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड एज इन 1977, वो वाले हालात चूँकि पैदा हो गए हैं, तो मार्शल लॉ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दी देन प्रोविजन 58(2)B के तहत
ख़त्म किया जाए। और उन्होंने ये लिखा कि सिचुएशन हैज़ रीज़न in which the government of the Federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution and appeal to the electorate is necessary. लोगों के जनरल मैसेज के वोट से ये लोग सिलेक्ट होकर आते हैं और फिर उसी वोट की पामाली और उसकी सेंक्टिटी को जो ख़त्म किया जाता है, उस वाले से उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल जो सिलसिला है वो वापस उसके पास ही जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि इसमें जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने टॉपर्ड गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन या कोई जो है उसको रिबटल चूँकि नहीं दिया, लिहाजा अंडर आर्टिकल 164 क्यों कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 उस पर टोटली रिलायंस किया जा सकता है। सबसे पहला जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया प्रेसिडेंट ने अपनी चार्जशीट में, उसमें उन्होंने लिखा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाय द गवर्नमेंट खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है और चूंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है इसलिए अनरेस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट साहब ने लिखी और जिसको फादर सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया और माना वो था बिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस व्हिच वाज शॉर्ट ऑफ टोटल कंप्लायंस। द नॉन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2A की और आर्टिकल 190 की और आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये शीर और कंप्लीट डिसोबीडियंस और वायलेंस है। और तीसरा उन्होंने फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया कि प्राइम मिनिस्टर दी देन प्राइम मिनिस्टर ने इन हर स्पीच बिफोर द नेशनल असेंबली हैड ridiculed the judgment of the Supreme Court in the appointment of the judges case which was also repeatedly telecast, and in order to harass the judges of the Supreme Court Constitution 15th Amendment Bill was introduced in the Parliament for initiating the process of accountability against the judges by sending the judges of the superior courts on forced leave if 15% of the members moved a motion against them, which bill ran counter to Article 209 of the Constitution. Article 209 में ये बात लिखी गई है कि जजेस के कंडक्ट को असेंबली में नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगले आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हम पार्लियामेंट के किसी लीगल एक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफियर नहीं करेगी। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव चूँकि उन्होंने डिले किया, डिले करने का मकसद ये था कि थ्रू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स वो अपना जो असर और रसूख है उसको मेंटेन करें, उसको बढ़ाएं। उसके बाद उन्होंने जो रीज़न लिखी कि अंडर द ऑर्डर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर द देन प्राइम मिनिस्टर जिनका मैंने नाम लिया है, telephones of the judges of the Supreme Court, leaders of the political parties and high-ranking military and civil officials were being tapped and transcripts were sent to the Prime Minister for reading. और आखिरी बात जो उन्होंने लिखी which is the mainstay of the total action taken by the President, वो ये था कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, वायलेशन ऑफ रूल्स है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड था प्रेसिडेंट दी देन प्रेसिडेंट उसकी डिसोल्यूशन को मेंटेन रखा। और उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A जो कि स्टैट्यूटरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वायलेशन हुई है। और उन्होंने ये बात बार बार की कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तरीके से सलीके से अमेंड किए बगैर इस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो लेकर के नहीं आ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इमेजिनिंग कॉन्स्पिरेसीज एंड प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स व्हिच हैड नॉट द रिमोटेस्ट कनेक्शन विद द रियलिटी। ये इसके टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, ताकि फाइनल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पेश करते वक्त हमारी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो उससे ओवरलैप ना कर सके। और फिर उन्होंने ये लिखा कि कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं और कस्टोडियल किलिंग्स जो हैं वो बाय द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज हो रही हैं, और किलिंग इन एनकाउंटर विद पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है दैट इज़ नॉट बेयरेबल एट ऑल। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब भी किसी शख्स को कस्टडी में लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अंडर द लॉ जो है उस प्रोसेस के तहत उसको चलना चाहिए। और उन्होंने ये फिर लिखा कि प्रेसिडेंट वाज करेक्ट इन making an opinion that a situation had arisen in which the government of the Federation could not be run in accordance with the provisions of the Constitution and the constitutional machinery had failed. ठीक हो गया जी। और उन्होंने ये लिखा कि जो objective assessment of the then President regarding the
resolution of the assembly है, that was correct. उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाइंडिंग है और बार बार गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट की एडवाइस को वायलेट कर रही है, बाईपास कर रही है, और विच देयर इज़ नो रीज़न। और अगर 63(1)(g) के तहत उन्होंने कहा कि फेयर कमेंट जो है ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पार्लियामेंट वो अलाउड है, वो आम आदमी को भी अलाउड है, और MNAs, MPs, प्रीमियर, एवरीबॉडी, हर पब्लिक फंक्शनरी को आर्टिकल 63(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो फेयर कमेंट करें। लेकिन इस केस में अगर ऐसा कमेंट किया जाए जो कि एनी ओपिनियन विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान और विच डिफेम्स or brings into ridicule the judiciary or armed forces of Pakistan. Of course, intention of the maker can be gathered from the tenor of the speech and also from the subsequent conduct. उन्होंने कहा कि स्पीच का टेनर हमने देखा है, जो कंडक्ट है दी देन प्रीमियर का, प्राइम मिनिस्टर का, वो देखा है, दैट इज़ अनवारंटेड एंड अगेंस्ट द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने ये बात लिखी कि ओपन डिफाइंस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्राइम मिनिस्टर, इसका मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ। अल जिहाद ट्रस्ट, दोबारा उसका हवाला देता हूँ। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324, उसकी वायलेशन जो है वो दी देन प्राइम मिनिस्टर ने बार बार की, और ये लिखा गया कि वो क्या रहा था उस दौर में। Innumerable appointments, transfers and postings of the government servants made at the instance of the members of National Assembly in violation of law declared by the Supreme Court that allocation of quotas to MNAs and MPs for recommendation to various posts was offensive to the Constitution and the law, and all those appointments were to be made on merits, honestly and objectively in the public interest. President in circumstances was justified in taking action. इसमें उन्होंने कैटेगरिकली बताया कि बाकायदा MNAs, MPs को कोटा दे दिया गया कि किस तरह से पब्लिक फंक्शनरीज को अपॉइंट किया जाएगा, और ज़ाहिर है जो पब्लिक फंक्शनरी किसी MNA और MP के कहने पे अपॉइंट होगा वो बाकायदा तौर पे सर्व करेगा नॉट टू द पब्लिक बट टू द पर्टिकुलर पर्सन जो कि उसकी अपॉइंटमेंट का खिलाड़ी होगा, जिम्मेदार होगा। उन्होंने ये लिखा कि बार बार ऐसा हुआ कि टेकिंग अप द इन द कैबिनेट मिनिस्टर अगेंस्ट हुम क्रिमिनल केसेस वर पेंडिंग विद द इंटीरियर मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू विथड्रॉ। जब इंटीरियर मिनिस्टर ही विथड्रॉ करने से नाला है, नहीं चाहता कि वो क्रिमिनल केसेस उस मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो किए जाएं, तो उस मिनिस्टर को फेडरल मिनिस्टर क्यों बनाया जाता है या कैबिनेट पे क्यों लेकर के आया जाता है। इसी तरह से उन्होंने कैटेगरिकली और भी बात की, ये सारे मामला जो हैं, while interpreting fundamental rights, the approach of the court should be dynamic, progressive and liberal, keeping in view ideals of the people, socio-economic and political cultural values within Pakistan are enshrined in the objectives resolution so as to extend the benefit of the same to the maximum possible. Article 2A जो कि शेड्यूल में आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, उसकी शीर, कंप्लीट, ब्लॉटेंट, कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट, रैपिड वायलेशन दी देन गवर्नमेंट ने की है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने फरमाया कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रैम्पल किया गया है, इसकी स्पिरिट को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ये सारी वो बातें हैं जिनके तहत उस गवर्नमेंट को करेक्टली टॉपल किया गया, और इस बात को लिखा इस तरह से गया कि डेडलॉक कैन बी कॉज्ड ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस और ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी कैरिड और इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बारे में अगर मैं चाहूँ तो आपकी डिमांड के ऊपर मैं वो जो द ऑर्डर इटसेल्फ है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का, उसको पेश करना चाहता हूँ ताकि ये किसी किस्म का सवाल ना रहे कि किस तरह से ये मैटर जो है टेकअप हुआ, खैरी हुआ और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। ये डिसोल्यूशन ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी स्पेशल है कि इसका मैं पहले ही पैरा पढ़ता हूँ कि whereas during the last 3 years thousands of persons in Karachi and other parts of Pakistan have been deprived of their right to life in violation of Article 9 of the Constitution, ये भी काफ़ी है। और उन्होंने कहा कि इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल और कस्टोडियल किलिंग्स जो है ऑन अ सिंगल ग्राउंड जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, और इसी के अंदर उन्होंने उसके दी देन प्राइम मिनिस्टर के स्पाउस का जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी का जिक्र किया, लेकिन वो नाम नहीं लिखा और सिर्फ स्पाउस का जो पर्टिकुलर वर्ड था वो लिखा।
और इस हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आए और रैम्पेंट कंटिन्यूस कंसिस्टेंट कांस्टेंट जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनका जो अनडिनाइबल रिकॉर्ड है उसको बुनियाद बनाते हुए ये जो फैसला था दी देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का उसको मेंटेन रखा गया। आई होप ऑल दीज 3 जजमेंट्स शैल एनलाइटन यू मोर एंड मोर। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके पास अनब्रिडल्ड अनबाइस्ड तौर पे जजमेंट्स लाते रहेंगे ताकि अपनी ओपिनियन जो है वो आप भी हमें दे पाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया।